कि अजमेर 92 उन 250 लड़कियों की कहानी है जिन्हें जाल में फंसाया गया, जिनका रेप किया गया और फिर उन्हें सिलसिलेवार तरीके से ब्लैकमेल किया गया। इस केस में सबसे पहले अजमेर की एक स्कूल की लड़की को फंसाकर उसके न्यूड फोटोज क्लिक किए गए थे। उसके बाद फोटोज के आधार पर उस लड़की को और लड़कियों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और फिर एक चेन बनती चली गई जिसमें कई लड़कियां शिकार बनी। साथियों, असल में साल था 1992 का, तारीख थी 21 अप्रैल। एक लोकल अखबार एक खबर प्रकाशित करता है, नाम है अखबार का दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के अंदर, जो कि एक स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार है, उसके युवा रिपोर्टर के द्वारा, संतोष गुप्ता के द्वारा एक खबर प्रकाशित की जाती है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खबर में लिखा था कि स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार हो रही थी। जब इस शीर्षक के साथ कि बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार हो रही हैं, तो इस अखबार में छपी इस खबर ने समझिए कि अजमेर के अंदर भूचाल ला दिया। एक पत्रकार के द्वारा इस प्रकार की खबर को उजागर होने के बाद आप समझ सकते हैं कि उस युवा पत्रकार पर किस प्रकार का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि समाज के कई रसूखदारों की बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछल रहा था। इस घटना के बाहर आने के बाद स्कूल और कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियां जो जाल में फंसकर यौन शोषण की शिकार हुई थी, उन लड़कियों में से कई के साथ गैंग रेप भी किया गया। हालांकि उस दौरान इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकली और इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। ये कैसे हो गया, कौन है, किसके साथ हुआ, अब क्या करें, कैसे करें। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये कानो कान खबर समझने लगी, फैलने लगी, खुसुर फुसुर यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और इस घटना को फैलने में समय नहीं लगा। बड़ा सवाल, पता कब चला इस स्कैंडल के बारे में? क्या अचानक हुई घटना थी जो कि एक पत्रकार द्वारा ब्रेक की गई? नहीं। अजमेर में हुए इस ब्लैकमेलिंग कांड की खुलासे नवज्योति के चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी के द्वारा बताए गए बयान पर, जिसमें फिल्म के अंदर जिनका रेफरेंस भी है, जिसमें यह बात कही गई, अखबारों में जिनका नाम जिक्र लिया गया है। चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी बताते हैं कि 1992 में हमारे एक रिपोर्टर संतोष गुप्ता हुआ करते थे। वो एक खबर लेकर आए और उन्होंने उस खबर को पब्लिश किया, लेकिन उस खबर पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि वो बहुत सीरियस खबर थी। फिर भी वो मेरे पास आए, इस स्कैंडल की उन्होंने हमें जानकारी दी। ये बात है दीनबंधु चौधरी, जो कि एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं नवज्योति के। उन्होंने बताया कि अजमेर के अनाज मंडी में एक भरोसा लेबोरेटरी है। आपको मालूम होगा, आज के दौर में जहां आप मोबाइल के थ्रू फोटोज खींचते हैं, आपके पास में बहुत एडवांस कैमरा भी हो सकते हैं और हैंड टू हैंड आप फोटोज को आजकल ब्लैक एंड व्हाइट से आप कलर में निकालते नहीं हैं। आपको याद होगा, एक दौर था जब कैमरों के अंदर रील डला करती थी और आप नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए लेबोरेटरी जाया करते थे। दौर तो आज भी वही है, नेगेटिव से ही पॉजिटिव बनाकर लाया जाता है, लेकिन अब चूंकि आप मेमोरी कार्ड में खबरें लेते हैं, फोटोज लेते हैं और वो सीधे कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट दे दी जाती हैं। उस दौर में रील वाले कैमरे चला करते थे और उन रील वाले नेगेटिव्स को पॉजिटिव में बदलने के लिए अजमेर में एक अनाज मंडी क्षेत्र के अंदर एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था भरोसा लेबोरेटरी। वह फिल्म के नेगेटिव पर काम किया करती थी। उस लैब में एक शख्स आया और उसने 4 रील खरीदी, लेकिन उसने उस रील के बदले 4 गुने दाम दिए। बस वहीं खड़े हुए इस पत्रकार संतोष गुप्ता को यह बात हजम नहीं हुई। पत्रकार को लगा कुछ तो मामला गड़बड़ है, एक रील के 4 गुना दाम कैसे दिए जा सकते हैं। बस वहीं पर उसने अपने एक दोस्त को इंसिस्ट करके कहा कि यार इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है, हमें यह कहानी जाननी चाहिए। साथियों, पत्रकारों को या पत्रकारिता को समाज के अंदर अब ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में नाम मिला, वो संभवतः इसी प्रकार की खोजी पत्रकारिता के कारण संभव हुआ होगा। उस पत्रकार ने जब यह घटना जानना चाही तो उसको पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन जब वो जिद पर लगा रहा तो उसने 4 रील प्राप्त कर ली उस लेबोरेटरी से। और जब उसने वो रील देखी तो उस रील के अंदर लड़कियों के रेप वीडियोस और फोटोज थी। यह बात जब रिपोर्टर को पता चली कि इसमें न्यूड फोटोज हैं, तो न्यूड फोटोज की यह खबर लेकर वो अपने एडिटर के पास पहुंचता है। जैसे ही एडिटर को यह बात पता चलती है और उसके अंदर यह ध्यान दिया जाता है कि इसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को भी खुलेआम इन रील्स में दर्शाया हुआ है, तो यह समझने में देर नहीं लगी कि संभवतः इसका उपयोग ब्लैकमेलिंग में भी हुआ होगा। यही कारण है कि अखबारिता या पत्रकारिता में इस चीज को बड़े संवेदनशील तरीके से दर्शाते हुए फोटोज को, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन्हें गुप्त रूप से या उन्हें ढककर तस्वीरें प्रकाशित की गई, इस तरह से कि इसके कारण से लोगों को यह तो पता चल जाए कि मामला कितना संदिग्ध है, लेकिन किसी की भी पहचान पर आंच ना आए। जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ने लगी, बार एसोसिएशन के सारे वकील इकट्ठे होने लगे, एसपी और कलेक्टर के पास पहुंचने लगे और फिर केस दर्ज करने की मांग की गई। कानूनी कार्रवाई इस घटना के बाद में शुरू की गई।
कानूनी कार्रवाई शुरू होने का दौर आता है। इस बारे में जैसे जैसे जानकारी आगे निकलती है तो फिर पता चलता है कि ये लड़कियां श्री हरि रोड, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, वहां पर एक कॉलेज था, उस कॉलेज की लड़कियां थी। एक दिन उसी नामी कॉलेज के बाहर एक लड़की रोती हुई जा रही थी। तभी कुछ रसूखदार लड़के वहां पहुंचते हैं। गाड़ी से जो लड़के कहीं जा रहे थे वो उस लड़की से उसके रोने का कारण पूछते हैं। वो लड़की रोते हुए अपना कारण बताती है कि वो इस कॉलेज में इसलिए दाखिला नहीं ले पाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उन लड़कों के द्वारा उस लड़की को ढांढस बंधाया जाता है और उस लड़की को फीस दे दी जाती है कि तुम जाओ और ये फीस इस कॉलेज में जमा कराकर अपना एडमिशन ले लो। मेरे तमाम साथी जो कि इस समय मेरे साथ जुड़ करके तमाम एआई टूल्स सीख रहे हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस कोर्स में यदि आप भी एनरोल होना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जीवन में उपयोग में आने वाले 20 से अधिक ऐसे एआई टूल्स जिन्हें आपने कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है, उनकी हम प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ भी उपलब्ध है, जिससे आप एनरोलमेंट इजी कर पाए। बस एक बार पैसे के प्रलोभन से उस लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले ये युवक भविष्य में उस लड़की के साथ क्या करने वाले थे, शायद ये उस लड़की को भी ज्ञात नहीं था। ये लड़के उस लड़की से फिर रोजाना मिलने लगे। एक दिन उस लड़की को घर छोड़ने के बहाने अपनी वैन में बिठाकर ये युवक उसे ले जाने लगे और उस लड़की को हटुंडी नामक स्थान पर स्थित अपने फार्म हाउस लेकर गए। उसके बाद उसके साथ रेप किया। फिर उन्होंने रेप के दौरान ही उसके साथ कई न्यूड तस्वीरें उतारी। इसके बाद वो उस लड़की को रोज बुलाते और उसका रोजाना रेप करने लगे। किसी को बताने पर कि यदि तुमने इस घटना को किसी को बताया तो ये फोटोज वायरल कर दी जाएंगी, इस प्रकार की धमकियां देने जाने लगी। कुछ दिनों बाद उन लड़कों ने कहा कि वो अपनी दोस्त को भी अपने साथ लाए और पहले तो उस लड़की ने इस घटना के लिए मना किया, लेकिन उसे ब्लैकमेल करने की जब धमकियां दी जाने लगी तो मजबूरी में वो लड़की अपनी दोस्त को भी यानी और महिला मित्र को भी लेकर वहां पहुंची। सेम यही दोहराव उसके साथ हुआ और एक चेन रिएक्शन बनती चली गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरह से उस कॉलेज की अधिकांश लड़कियों को एक जाल में फंसाने का कार्य किया जा रहा था। देखते ही देखते 100 लड़कियां इन दरिंदों की हवस का शिकार बन गई। करीब 250 लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स सर्कुलेट होने लगी। एक के बाद एक लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। जैसे ही इस अखबार की खबर बाहर आई तो गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका था। खबर में गिरोह के लोगों को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से प्रभावशाली बताया गया था। लिहाजा शासन में समझिए कि भूकंप की स्थिति बनकर आ गई। समाजकंटक अपने कुकर्मों के साक्ष्य मिटाने लगे तो ओहदेदार उन उच्च रसूखदारों को खुद बचाने के लिए सामने आए। पीड़िताओं के परिवारजन अपनी इज्जत के खातिर नाम ना बताने के लिए दबे पांव अपने बच्चों को लेकर किसी और शहर में शिफ्ट होने लगे। प्रशासन के लोग शासन के आदेश की पालना में, उधर शासन अपने सिंहासन और कुर्सी को बचाने में व्यस्त हो गया। बड़ा सवाल, फिर ये फोटोज लीक कैसे हुई? जैसा कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि फोटोज को बनाने के लिए कैमरे का उपयोग किया गया। कैमरे में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए लेबोरेटरी में ले जाने का उपयोग किया गया और वो जो लेबोरेटरी थी वो उन दरिंदों की ही किसी मित्र की थी, लेकिन उन मित्र ने अपने काम को अपने नौकरों से कराने का निर्णय लिया। बस यहीं से वो रील लीक हो गई। जिस लैब में ये न्यूड तस्वीरें दी गई थी साफ होने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, यहीं पर जो कर्मचारी थे उनसे, उनके मन में आए हुए लालच से ये तस्वीरें बाहर आ गई। पहले तो कुछ संगठित सरगना या फिर दरिंदे या फिर जो समाज कंटक, जो समाज के प्रभावशाली लोग थे, वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब इन तस्वीरों को देख करके वो कर्मचारी जो उस लेबोरेटरी में काम कर रहे थे वो भी लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल करने के नाम पर वो उन लड़कियों के सामने तस्वीरें लेकर हाजिर होते और फिर उनके साथ भी लैब वर्कर्स के द्वारा भी रेप किया गया। महिलाओं को अपने महिला होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। मानवता शर्मसार हो रही थी। इस घटना का जैसे जैसे प्रक्रम बढ़ता गया, 6 लड़कियों ने तब तक सुसाइड कर लिया। दैनिक नवज्योति की छपी इस खबर के अनुसार, जिसकी घटना की शुरुआत 1990 में हुई थी, यह घटना लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गई कि आफ्टर ऑल ये रसूखदार कौन हैं जिन्होंने अपने पावर के दम पर आज तक अपना नाम बाहर नहीं आने दिया। धीरे धीरे जानकारी बाहर आने लगी तो पता चला कि कांग्रेस के नेता और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम, जो कि सेवक होते हैं, वो इस कांड का असली गुनहगार था। मास्टरमाइंड अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष खादिम फारूक चिश्ती था, खादिम नफीस चिश्ती था और खादिम अनवर चिश्ती था। साथियों, जैसा कि आप सभी ने जाना कि दरगाह अजमेर शरीफ
में जो सेवादार हैं, जो वहां का पूरा काम संभालते हैं, उन्हें खादिम कहा जाता है और उन्हीं खादिम के परिवार के लोग इसमें शामिल थे। सबसे बड़ा प्रश्न, पुलिस को फिर कब पता चला और कैसे पता चला? पुलिस को पता चला अखबार के माध्यम से। अजमेर जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच में ही यह खुलासा पा लिया था कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दाम ख्वाजा यानी खादिम परिवार के कई युवा रईसजादे शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी और आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी इस घटना में शामिल हैं। जिला पुलिस प्रशासन ने यह अच्छी तरह पता लगा लिया था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर भी हाथ डाला जाएगा तो नगर में शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इनमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां प्रभावित हो जाएं। नगर में कौन कौन से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ राजनीतिक जनप्रतिनिधि इसके साथ इनके तार जुड़े हैं। लिहाजा यह सोचकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के स्थान पर मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत करा दिया। तत्काल मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन के भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे। भैरव सिंह शेखावत को जब यह जानकारी पता चली तो उन्होंने क्या किया? क्या मुख्यमंत्री को सब पता होते हुए उन्होंने कुछ किया अथवा नहीं किया? कहते हैं कि भैरव सिंह शेखावत ने शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने और अपराधियों को नहीं छोड़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए इस मामले में समुचित एक्शन लेने के लिए कहा। बावजूद इसके जिला पुलिस प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। उल्टा यह है कि इस दरमियान संभावित आरोपियों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले साक्ष्य मिटाने और अजमेर से भाग जाने का अवसर मिल गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर बहुत बड़ी तरह से यह संभवतया समझ में आ चुका था पुलिस को कि जैसे ही यह घटना बाहर आएगी, ख्वाजा की जो दरगाह है जिसके प्रति लोगों के मन में आस्था है, लोगों के मन में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने लगेगा। अजमेर के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है सूफी संत के प्रति वो बिगड़ने लगेगी। इस बात को पुलिस भांप रही थी। साथ में यह भी था चूंकि यह कॉलेज अपने आप में एक प्रतिष्ठित कॉलेज था, इस कॉलेज की उन लड़कियों के बारे में जैसे जैसे खबर बाहर आएंगी तो संभवतया उस शहर के कई रसूखदार परिवारों के नाम बाहर आएंगे और ऐसी स्थिति में समाज के अंदर एक बहुत बड़ा स्थिति विकराल रूप धारण कर लेगी। क्या इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कभी किसी भी गुप्तचर विभाग को पता नहीं पता चला? बिल्कुल था। ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व ही दे दी थी, लेकिन पुलिस अपनी एक प्रकार से जो समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की सो कॉल्ड जो जिम्मेदारी थी उसके चलते उसके गुनाह के पीछे इतनी सारी घटनाएं, क्योंकि आपको मालूम है जैसी घटना रिलीज लीक हुई उसके अखबार में छपी, उसके बाद एक एक करके सुसाइड होने लगे, लोग शहर छोड़कर जाने लगे। पुलिस इस बात को पहले भांप चुकी थी। खबर छपने के बाद भी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो इसके बाद में जानकारी आती है कि शुरुआत में इस घटना पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। फिर इस युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर प्रकाशित की और उस खबर में उसने लिखवाया कि छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे घूम रहे हैं। बस ये वो खबर थी दैनिक नवज्योति में छपी हुई जिसने पूरे शहर को अपने अंदर ये भाव पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, अब चुप नहीं रहना है। इस खबर के साथ नग्न फोटो भी प्रकाशित किए गए। वो फोटो भी प्रकाशित किए गए जिससे अजमेर की छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था। फोटो के प्रकाशन के बाद तो समूचे राजस्थान में जैसे तूफान आ गया। सीआईडी ने 5 माह पहले ही जो सूचना दे दी थी, इस बात को एक शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। गृह मंत्री भाजपा के दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि डहर मैंने पहले ही देख लिए गए थे ये अश्लील चित्र। गृह मंत्री के द्वारा 1.5 महीने पहले भी अश्लील चित्र देख लिए गए थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनता इस बात पर भड़क उठी। जनता ने अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ने लगा। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा किए जाने पर हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा था उस पर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली और ब्लैकमेल कांड पर अजमेर को बंद कर दिया गया। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग कर शहर के बिगड़ते हालात और उन पर आपस में चर्चा को लेकर पीड़िताओं के साथ अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़िताओं को उचित न्याय दिलाने के लिए मार्ग खोजना शुरू किया। वकीलों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक एमएन धवन की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन आरोपियों को पहचाना जा चुका है उन्हें एनएसए लगाकर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और सांप्रदायिक सौहार्द बने। इसी बीच में जो जानकारी बाहर निकलने आने लगी उसमें लोगों के द्वारा यह समझ में आने लगा कि यदि इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया तो शायद इस घटना को बहुत लाइटली ले लिया जाएगा।
इस दौरान पुलिस के द्वारा तो सारा काम किया जा ही रहा था, लेकिन एक घटना ने आग में घी का काम किया। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज का एक बयान, जिसने समझिए कि अजमेर को गुस्से में उबाल दिया। ओमेंद्र भारद्वाज का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ किसी तरह का षड्यंत्र अथवा ब्लैकमेल नहीं हुआ है, बल्कि जिन 4 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने के फोटो मिले हैं, पुलिस ने उनकी तहकीकात में पाया है कि उनका चरित्र ही संदिग्ध है। पुलिस के द्वारा इस तरह का बयान, वो भी बिना जांच के दिए जाने से एक पल के लिए तो संभव था कि लोगों के मन में गुस्से को शांत करने के लिए उपयुक्त था, लेकिन इस घटना में बहुत से पहलू कि क्या अगर लड़की का चरित्र ठीक नहीं है तो उसका ब्लैकमेल होगा, लड़की का चरित्र ठीक नहीं है तो क्या उसका रेप होगा, और ये पुलिस बताने वाली कौन होती है कि चरित्र सही है अथवा गलत। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पर अजमेर उबल पड़ा। इसके बाद में लोगों ने अपने द्वारा प्रतिक्रिया देना शुरू किया। पुलिस के इस बयान के बाद जनता और भड़क गई। राजस्थान में सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बनने लगा। जगह जगह मुजरिमों को गिरफ्तार करने और उन्हें बच्चियों को न्याय दिलाने की मांग उठने लगी, और राजस्थान की भाजपा सरकार को उस समय इस प्रकरण को लेकर भारी दबाव सहना पड़ा। जनता और विपक्ष के दबाव के बाद जागी सरकार के द्वारा 30 मई 1992 को इस मामले को CID-CB को सौंपा गया। आखिर 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा जब CID को यह मामला सौंपा गया, जांच के आदेश दिए गए, तब जाकर इस जांच को आगे जांचने लगी। रिपोर्ट जब जांच निकल के आने लगी तो रिपोर्ट में कई प्रकार के खुलासे होने लगे। पुलिस की जांच में पता चला, फोटो का विश्लेषण करने पर पता चला कि ये लोग स्कूली छात्राओं को पहले अपने जाल में फंसाते, फिर उनकी अश्लील फोटो खींचते, फिर उनका ब्लैकमेल करते, और इस प्रकार से उनका यौन शोषण करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। इसमें कई लड़कियां थी जो इस गलत काम के बाद भी खुद की पहचान छिपाकर रखना चाहती थी। इसी वजह से कई लड़कियों ने या तो अपने ठिकाने बदल लिए और कईयों ने अपने नाम बदल लिए। कई लड़कियों के बारे में तो जानकारी भी नहीं मिली, यहां तक कि कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने उन लड़कियों को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन इसके बाद भी अपनी इमेज को खराब ना होने के डर से महिलाएं सामने या बच्चियां सामने नहीं आई। बाद में एक NGO के द्वारा वायरल फोटोज से पहचान कर 30 लड़कियों की पहचान की गई। फिर इस मसले तक बात पहुंची कि उन लड़कियों को पुलिस के पास शिकायत करने के लिए बुलाया जाए, लेकिन बदनामी के डर से अधिकतर लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। बड़ी मुश्किल से 12 लड़कियां केस दर्ज कराने के लिए तैयार हुई। जब यह बात रसूखदार परिवारों को पता चली तो उन्होंने इन 12 लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिस कारण 10 लड़कियों ने अपने नाम वापस ले लिए। फिर बची हुई 2 लड़कियों ने 16 अपराधियों की पहचान बताई, जिनमें से पुलिस सिर्फ 11 को अरेस्ट कर पाई। आप सोचिए, 250 से अधिक लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन मात्र 2 लड़कियां हिम्मत करके केस दर्ज करा पाई। आज ये लड़कियां संभवतः 50 साल से ऊपर की महिलाएं बन चुकी हैं। इनके अपने परिवार हैं, लेकिन आज भी ये अपने साथ हुए उस घटना को भुला नहीं पाती हैं। क्या लड़कियों को इंसाफ मिला? लड़कियों की बताई हुई पहचान के आधार पर 16-17 आरोपियों को पहचाना गया। एक अलमास महाराज को छोड़ करके मतलब यहां से छोड़ करके विदेश में चला गया। अलमास महाराज अमेरिका के न्यू जर्सी में चला गया। बाकी जो 5 आरोपी बड़े निकले, सोहल गनी, इकबाल, जमीर, सलीम, उनको छोड़कर सभी की सजाएं पूरी हो चुकी हैं। जिनकी सजाएं पूरी नहीं हुई आज वो जमानत पर हैं। 100 से ज्यादा लड़कियां आज भी इंसाफ के लिए कोर्ट में अपने मामले को दर्ज कराकर वो अपने साथ हुई हैवानियत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। 100 से ज्यादा लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। आरोप है कि अजमेर के ब्लैकमेल कांड में फारूक, नफीस के साथ अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमशुद्दीन वगैरह वगैरह जो इसके अंदर शामिल थे, वो अपने फार्म हाउस और पोल्ट्री फार्म में ले जाकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किया करते थे और अश्लील फोटोज के माध्यम से ब्लैकमेल किया करते थे।